वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लास्ट क्लास में हम प्लेन मिरर्स तक जो पार्ट था उसको कवर कर चुके थे। आज की क्लास के अंदर हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, और उसके बाद इनके जो रे डायग्राम रहेंगे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, और फिर उनके रे डायग्राम, साइन कन्वेंशन। तो ये सब पार्ट आज इस क्लास के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, तो देखिए बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका मतलब एक कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे हम बोल सकते हैं एक कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो एक प्रकार से होलो जो स्फेरिकल बॉडी है उसको फॉर्म करता हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। मतलब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होलो स्फेरिकल मिरर को फॉर्म करता हो, क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। तो ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनसाइड और बाहर से पेंटेड। तो उस केस के अंदर अभी यदि हम इसका देखें तो मैं ऐसे इसका एक स्फीयर यहाँ पे फॉर्म कर सकता हूँ, जैसा मैं डायग्राम में यहाँ पे प्लॉट करने वाला हूँ। तो चलिए स्फेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। हम लिख सकते हैं ये क्या होंगे, द कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस which forms part of an hollow sphere is termed स्फेरिकल मिरर। तो इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के नाम से हम इसको जानते हैं। अब चलिए इसमें आगे बात करते हैं कि स्फेरिकल जो मिरर्स होते हैं वो कितने टाइप के होंगे, या इसका जो बेसिक रे डायग्राम है वो हम प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये अपना डायग्राम मैंने इसमें प्लॉट कर दिया है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक होलो स्फेरिकल की फॉर्म के अंदर है। जैसे मैं इसमें बना सकता हूँ कि ये पीछे की तरफ से पेंटेड, तो फ्रंट से क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग। अब यदि इसका इमेजनरी जब स्फीयर हम देखेंगे तो वो हम प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट कैसे कर सकते हैं, तो मैं डॉटेड लाइन से इसके ऊपर इस प्रकार से बना सकता हूँ। तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। अब बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर है वो कितने टाइप के होते हैं, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे मैंने बताया, एक मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस प्रकार से देखूं तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको हमने कर्व कर रखा है, और इसका मैंने यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम अभी बनाया। तो दूसरी तरफ हम इसको आउटलाइन से देखें तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लीजिए ये वाला है और ये इसका पेंटेड सरफेस है। तो हमारे पास दो प्रकार के मिरर्स की फॉर्मेशन होती है जो स्फेरिकल मिरर में, एक कनकेव और एक अपने पास क्या आता है, कन्वेक्स मिरर्स। तो हम यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ कि ये जो मैंने बनाया इसको हम कह देंगे ये क्या है अपने पास, स्फेरिकल मिरर। तो इसके अंदर ये जो अपना रिफ्लेक्टिंग अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और आउटसाइड क्या हो गया, दैट इज पेंटेड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये हो गया अपने पास पेंटेड सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर्स आए, इनके बारे में जानते हैं अभी आगे। तो नेक्स्ट पेज पे मैं डायग्राम प्लॉट करता हूँ कि स्फेरिकल मिरर्स जो होंगे वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं।
spherical mirrors are of two types. अब वो जो दो टाइप्स आती हैं कौन कौन सी होंगी, तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे एक अपने पास हो जाएगा कनकेव मिरर या कनकेव स्फेरिकल मिरर भी आप इसको नाम दे सकते हो, और सेकेंडली अपने पास हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन के अंदर दैट इज कन्वेक्स मिरर। अब दोनों के रे डायग्राम हम प्लॉट करते हैं। तो कनकेव कन्वेक्स के अंदर जो डिफरेंस रहेगा वो आपने समझना है। जैसे कनकेव के अंदर मैं बना सकता हूँ कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने यहाँ पे बना दिया, तो दूसरी तरफ कन्वेक्स के अंदर इस टाइप से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने दिखा देता हूँ कि ये जो सरफेस बैक साइड से है वो अपना क्या है, पेंटेड सरफेस है। तो इसके अंदर जो पेंटेड सरफेस होगा वो होगा इनसाइड। ठीक है, अभी यदि हम इसका सेंटर देखें तो एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसके अंदर मैं बोल देता हूँ ये जो पॉइंट है इसका क्या हो जाएगा, सेंटर। ठीक है, कर्व्ड जो सरफेस है उसका सेंटर यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ, हम इसको मेंशन कर लेते हैं कि ये जो सरफेस है अंदर आउटसाइड क्या हो गया, पेंटेड। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग इनसाइड, इसमें हम मेंशन कर सकते हैं रिफ्लेक्टिंग इनसाइड, और ये इसका सेंटर है। तो सिमिलरली दूसरी तरफ भी हम इसी प्रकार से मेंशन कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं सेंटर। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आउटसाइड है, सरफेस आउटसाइड, और यहां पे होगा पेंटेड इनसाइड। और इसमें हम लिख सकते हैं पेंटेड आउटसाइड। अब आप इसको ध्यान रख सकते हो, जैसे मान लीजिए हम कोई स्पून ले लेते हैं, तो स्पून के जो इनसाइड है, ठीक है ना, अंदर की तरफ जो सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और आउटसाइड से यदि स्पून को हम देखेंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, कन्वेक्स मिरर। तो इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो यदि वो टुवार्ड्स द सेंटर है तो कौन सा मिरर होगा अपने पास, कनकेव। केव मीनिंग गुफा, ठीक है ना। तो इसमें हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड्स द सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड्स सेंटर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, टुवार्ड्स सेंटर हो। इस मिरर को हम क्या नाम देते हैं, कनकेव मिरर। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो मिरर हमने बनाया है यहाँ पर क्या कहलाएगा, एक कनकेव मिरर। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो बेसिकली कनकेव कौन सा होगा, तो आप बता सकते हो कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड्स द सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर। सिमिलर वे में हम दूसरी तरफ यदि लिखना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर हम क्या बता सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर। यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस
अवे फ्रॉम सेंटर, कि जो होलो स्फेरिकल बॉडी यदि हम इसकी फॉर्म करें कंप्लीट, तो उसके सेंटर से ये दूर रहेगा और ये टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हो गया इनके अंदर डिफरेंस पॉइंट। अब कनकेव, कन्वेक्स, कौन कन्वर्जिंग होगा नेचर के अकॉर्डिंग, कौन डाइवर्जिंग होगा, तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे जो कन्वेक्स मिरर होता है अपना, ये क्या करता है, लाइट रेडिएशंस को डाइवर्ज करता है, तो इसका नेचर क्या रहेगा, डाइवर्जिंग मिरर की तरह ये एक्ट करता है। तो दूसरी तरफ जो कनकेव मिरर होता है, बेसिकली ये अपने पास क्या होता है, कन्वर्ज करता है लाइट रेडिएशंस को, तो इसको हम क्या देते हैं कि ये कन्वर्जिंग मिरर है। इसको हम क्या बता सकते हैं, कौन सा मिरर है, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर। तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इसके साथ रिलेटेड होगी, क्योंकि जब हम रे डायग्राम इसके बनाएंगे तो उसमें हम पोजीशन लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट की, कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे पुट कर रहा हूँ, फिर हम रे डायग्राम वहाँ पे बनाते हैं, तो इसीलिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन को कवर करेंगे। तो चलिए आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता सकते हैं कि साइन कन्वेंशन जो हमने यूटिलाइज करनी है, तो मैं किसी भी एक मिरर को लेके चल सकता हूँ साइन कन्वेंशन के लिए। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर प्लॉट कर लेता हूँ। इस पिक्चर से हम इन चीज़ों को समझने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कनकेव मिरर का डायग्राम यहाँ पे बना के चल रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। और कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वेंशन यदि आपने ध्यान रख ली अच्छे से, कुछ बेसिक पॉइंट्स ही हैं, तो आप उसके अंदर जितने भी चीज़ें अपने, जैसे हम आगे मिरर फॉर्मूला उनके क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं, तो उस केस में अपने काम आएंगी। तो अभी जैसे साइन कन्वेंशन में ये एक प्रकार से ओरिजिन हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये मैं बना देता हूँ कि आउटसाइड जो है ये पेंटेड है। ये मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। सेकेंडली ये जो पॉइंट है इसको हम सेंटर बोल देंगे, या इसको हम पोल पॉइंट कह सकते हैं, कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर अपना रहेगा। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में क्या बताया जाता है कि जैसे मान लो हम ऑब्जेक्ट जो रखेंगे, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पुट कर दिया है, तो अपने पास कुछ रेडिएशंस, जैसे मैं एक एरो यहाँ पे लगा देता हूँ, एक एरो इस डायरेक्शन में लगा लेता हूँ, और एक एरो अपवार्ड अपने पास है ही, एक एरो डाउनवर्ड, इन्हीं से हम इसको समझेंगे। तो सबसे जो मेन पॉइंट आता है कि जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल पॉइंट से। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन कन्वेंशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड, कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनको हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल पॉइंट से, फ्रॉम पोल पॉइंट ओनली। तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास ये आता है कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं कहाँ से मेजर किए जाएंगे, पोल पॉइंट से। सेकेंड पॉइंट के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं कि डिस्टेंसेस यदि डायरेक्शन ऑफ लाइट के अंदर है तो वो क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। जैसे मान लो ये अपना ऑब्जेक्ट है और लाइट यदि इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम इस डिस्टेंस को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इसके अगेंस्ट मैंने यहाँ पे दिखा दिया, इसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ये आपने याद रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट
लाइट आर टेकन पॉजिटिव, हम इनको पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, while against it are taken नेगेटिव। तो इसके अगेंस्ट यदि हम लेंगे तो उनको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि ये जो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो डिस्टेंसेस अबो प्रिंसिपल एक्सिस होंगे उनको हम क्या ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उनको क्या लेंगे हम, नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर कि डिस्टेंसेस अबो प्रिंसिपल एक्सिस are taken positive while below it are taken negative। कि यदि इससे ऊपर हम डिस्टेंसेस लेके चलेंगे तो उनको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और उससे नीचे यदि है तो हम इनको क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो ये पॉइंट इसके अंदर आते हैं साइन कन्वेंशन के अंदर। अभी इससे आगे हम चलते हैं तो जो टर्मिनोलॉजी है उनको कवर अप करेंगे। तो पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अपर्चर, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो इसके अंदर देखिए, मान लीजिए मैं ये यहाँ पे बना देता हूँ कि मैंने ये कोई मिरर बना लिया यहाँ पर, और ये जो लाइन है बीचों बीच जा रही है इसको हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है इसका सेंटर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है, इसका हम क्या नाम देते हैं, पोल पॉइंट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको दिखा दिया कि आउटसाइड पेंटेड है और इनसाइड क्या अपने पास रिफ्लेक्टिंग है। तो अब इसमें कुछ और पॉइंट्स आएंगे, जैसे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो लाइन है अपनी क्या बोली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इन्हीं की डेफिनेशन हम राइट करने काम करेंगे। सेकंड, ये जो पॉइंट यहाँ पे है इसको हम बोल सकते हैं पोल पॉइंट। और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, मैं इनको नाम दे देता हूँ कि मैंने इसको ए पॉइंट नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने बी पॉइंट। तो जो ए बी है ये इसका अपर्चर कहलाएगा। यदि हम इसको ज्वाइन कर दें यहाँ पर डॉटेड लाइन से, मैंने दिखा दिया क्या कहलाएगा इसका, अपर्चर। उसके बाद इसमें एक फोकस पॉइंट आएगा अपने पास, तो हम फोकस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। मैं इसको एफ से दिखा देता हूँ, और ये इस मिरर का सेंटर है तो इसको हम सेंटर सी से डिनोट कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए यदि हम इस स्फेरिकल बॉडी को कंप्लीट बनाते तो ये कुछ इस प्रकार से अपीयर होता जो मिरर है। बट हमने पढ़ा है कि कंप्लीट नहीं होता, ये उसका आधा अधूरा पोर्शन होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये कनकेव मिरर अपना था। तो अभी जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि पोल पॉइंट का मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि ये क्या पॉइंट अपने पास, फोकस, और ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन्हीं सभी पार्ट्स की डेफिनेशन मैं यहाँ पे राइट करने वाला हूँ और इनको समझेंगे अभी अच्छे से। तो सबसे पहले हम पोल पॉइंट के ऊपर ही चलते हैं, क्योंकि मैंने कन्वेंशन के अंदर बताया था कि जितने भी डिस्टेंसेज होते हैं कहाँ से मेजर किए जाएंगे, पोल पॉइंट से। तो पोल क्या होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, या मैं कह सकता हूँ कि जो मिरर है उसको दो बराबर हिस्सों के अंदर बांटने का काम कौन करता है, पोल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोल पॉइंट के अंदर कि पोल क्या होगा, तो पोल पॉइंट में हम मेंशन कर सकते हैं कि द पॉइंट
which divides the whole reflecting surface into two equal parts. कि वो किसके अंदर बांट देगा इस चीज को, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर। इसी चीज को हम क्या नाम देते हैं, पोल पॉइंट। उसके बाद आता है अपने पास जैसे फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट हमें क्या बताता है कि जो लाइट रेडिएशंस होंगी वो कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज, जैसे मैंने पीछे बताया था वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इस चीज़ में मेंशन कर सकते हैं फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर जो लाइट रेडिएशंस है या तो वो कन्वर्ज होंगी या फिर उसी पॉइंट से वो डाइवर्ज होने का काम करती हैं। तो उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, फोकस। तो मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर कि फोकस क्या होता है, द पॉइंट एट विच ये पॉइंट है एट विच द लाइट रेज appears to converge or diverge। कि वो रेडिएशंस या तो क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी। तो वो हमें कहाँ से पता लगता है, फोकस पॉइंट से पता लगता है। उसके बाद आता है अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वो पॉइंट है जो सेंटर रहेगा अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, कि बेसिकली हम कह दें कि जिसके ऊपर ये एक होलो स्फेरिकल जो मिरर है उसका पार्ट फॉर्म करता है, या हम कह सकते हैं जिसके ऊपर जो मिरर है उसको डिजाइन किया गया वो क्या कहलाएगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये पॉइंट है, द पॉइंट at which reflecting surface forms part of imaginary स्फीयर। ये किसका पार्ट फॉर्म करेगा, इमेजिनरी स्फीयर का। उसी को हम क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है प्रिंसिपल एक्सिस, और एक ए बी जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है इसको हम बोलते हैं अपर्चर। तो अपर्चर का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली कि वो साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में हमें बताता है। तो जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर आप बता सकते हो कि ये वो इमेजिनरी लाइन है जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने का काम करती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि द इमेजिनरी लाइन विच joins the pole, focus and center of curvature। कि एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने का काम करती है, वही क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। और फिलहाल हम 12th क्लास के अंदर जैसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, 10th के अंदर हम सिर्फ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो एरो से हमने पीछे डायग्राम के अंदर भी दिखाया था कन्वेंशन में, उसी प्रकार से हम लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास आता है इसमें कि अपर्चर क्या होगा। तो अपर्चर का बेसिक मीनिंग क्या है, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे आप उसको डायमीटर भी कह सकते हो, या हम लिख सकते हैं इसके अंदर अपर्चर क्या होता है, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या इसको हम कह सकते हैं लीनियर डायमीटर। मैं इस पर लिख भी सकता हूं कि ये क्या कहेगा, एक प्रकार से लीनियर डायमीटर। तो वो किससे इंडिकेट किया था हमने उस डायग्राम के अंदर, तो मैंने उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था, ए बी जो लाइन थी उससे हमने डिनोट किया था। अब इसी में हम एंगुलर अपर्चर भी देख सकते हैं। तो एंगुलर अपर्चर का मीनिंग होता है कि यदि, जैसे हम डायग्राम में वापस आते हैं पीछे, इसमें हम बता सकते हैं कि यदि मैं ए पॉइंट जो है अपना उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ज्वाइन कर दूं, सिमिलरली बी पॉइंट को सी पे ज्वाइन कर दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो एंगल सबटेंडेड है बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द सेंटर, उसी को हम क्या नाम देते हैं, एंगुलर अपर्चर। तो ये इसमें जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने इनके बारे में बताया। अभी जो नेक्स्ट चीज़ आती है इसके अंदर, एक होती है अपने पास फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का मतलब होता है ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके पोल से फोकस तक, इसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, फोकल लेंथ से। इसी प्रकार से यदि पोल से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस लेते हैं तो इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अभी इन दोनों की डेफिनेशन भी हम साथ में राइट कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ क्या होती है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस है। फोकल लेंथ में हम क्या बता सकते हैं, ये क्या है भाई, डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो चीज़ आती है उसमें हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि पोल से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब उसके बाद इसमें एक रिलेशन आता है पोल जो फोकल लेंथ थी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर। तो इसका डेरिवेशन अपने पार्ट में नहीं आता है, बट आप जब 12th क्लास के अंदर जाओगे तो वो डेरिवेशन भी आप पढ़ोगे इसके अंदर। नहीं तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो डबल होती है किसकी, फोकल लेंथ की। तो आप इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके अंदर हम इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। कई बार अपने को रेडियस दे दी जाती है तो हम उससे फोकल लेंथ हाफ करके वैल्यू को निकाल लेते हैं। फोकल रेडियस हम इस प्रकार से इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, ये आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है। अब इसके जो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं तो उसमें आती हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, कि कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना है कोई भी रे डायग्राम को खींचने से पहले। तो मैं उन्हीं की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि रूल हम पढ़ रहे हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब वो कौन कौन से रूल हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि मान लीजिए मैं लाइट रेडिएशन को ले लेता हूँ जो आ रही हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो हमेशा कहाँ से पास होगी। जैसे कनकेव मिरर की हम बात करने वाले हैं, तो मैं इसमें डायग्राम बना सकता हूँ कि मान लीजिए मैंने ये अपना कनकेव मिरर ले लिया और ये अपने प्रिंसिपल एक्सिस। अब उसके बाद इसमें
हमने दिखा दिया कि ये कोई लाइट रेडिएशन मैंने ले लिया। अब ये लाइट पास कहाँ से होगी, तो उस केस में आप क्या कह सकते हो कि ये लाइट हमेशा कनकेव हम लेके चल रहे हैं। तो मैं इसकी बाउंड्री आउटलाइन और ड्रा कर देता हूँ कि मान लीजिए मैंने इसमें आउटलाइन ये यहाँ पे ड्रा कर दी है। तो ये लाइन जो थी हमेशा कहाँ से पास होके जाएगी, फोकस पॉइंट से। तो आपने बताना है इसके अंदर कि भाई यदि लाइन पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इट ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस पॉइंट। ये अपना फर्स्ट रूल है, ठीक है। चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स, सभी के लिए इसी प्रकार से फॉलो होगा। तो वहाँ पर इमेजनरी फोकस होता है, तो उसको हम जब जो कन्वेक्स है अपना उसके डायग्राम खींचेंगे तब आपको वहाँ पे बताएंगे। तो फिलहाल हम फर्स्ट रूल यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है भाई कि लाइन या रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन always passes through focus। कि रिफ्लेक्शन होने के बाद हमेशा कहाँ से पास होके जाएगी, फोकस पॉइंट के अंदर से। तो ये अपना फर्स्ट रे डायग्राम था यहाँ पर। अब इसी प्रकार से मैं सेकंड रे डायग्राम भी यहाँ पे खींच सकता हूँ जो बिल्कुल इसका अपोजिट बनेगा। उसके अंदर हम बता सकते हैं कि यदि रे इंसिडेंट जो रे है वो कहाँ से एंटर कर रही हो, फोकस के अंदर से, तो वो जाएगी कहाँ पर, तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी। तो मैं लिख सकता हूँ, पहले हम पॉइंट को लिख देते हैं कि इंसिडेंट रे passes through focus। ये पास हो रही कहाँ से, थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन। कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास कहाँ से हो जाएगी, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसका कैसे इसको दिखाएंगे हम। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कनकेव अपना मिरर लिया और सेम एज इट इज़ बैक साइड हम इसमें पॉलिशिंग कर देते हैं। और ये मैंने कोई प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दी यहाँ पर और मैंने फोकस पॉइंट इसमें दिखा दिया। इस पर लिख लेते हैं हम कि ये मैंने क्या ले लिया, फोकस पॉइंट। अब ये जो लाइन है जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये कैसे मूव करेगी, तो मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइन कैसे जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही रूल हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये यहीं से क्यों जाती है, किसी और पॉइंट से क्यों नहीं जाती है, तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हो क्योंकि हम पढ़ के आते हैं कि भाई इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। तो इसका जो नॉर्मल रहेगा वो कहाँ पे खींचेगा, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, बराबर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। तो आपने इतना इस पार्ट के अंदर ध्यान देना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती, इसीलिए ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस। तो हमेशा ये चीज़ ओबे रहेगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम चलते हैं कि यदि जो लाइट रे वो एंटर कर रही हो थ्रू सेंटर, तो थर्ड पॉइंट मैं लिख सकता हूं कि लाइट रे एंटरिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये क्या हो जाएगी, गेट्स रिफ्लेक्टेड
gets reflected back along the same path. क्योंकि ये जो लाइट रेडिएशन थी वो नॉर्मल इंसिडेंस के ऊपर गिरेगी जाके। तो नॉर्मली जब लाइट रे गिरती है तो कल मैंने बताया था प्लेन मिरर में कि नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर और वैल्यू कितनी 0 डिग्री। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। जैसे मान लीजिए ये मैंने मिरर यहाँ पे बना लिया और मैं दिखा देता हूँ, और मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस और मैं कह रहा हूँ कि ये सेंटर पॉइंट जो है अपना, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट। तो यदि लाइट रेडिएशन जो है मैं बनाता हूँ कि ये सेंटर से एंटर कर रही है तो उस केस में आप मेंशन करोगे कि ये एज इट इज़ इसी पाथ के ऊपर क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। अब इसमें जो लास्ट रूल आता है इमेज फॉर्मेशन के अंदर, तो उसमें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यदि लाइट रे इंसिडेंट हो पोल के ऊपर, कि लाइट रे इंसिडेंट एट पोल gets reflected as shown, तो यदि लाइट रे जो है इंसिडेंस हो कहाँ पर, पोल पॉइंट के ऊपर, तो उस केस में इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसको दिखाया कि ये अपना मिरर था और ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, और इस बार मैं लेके चल रहा हूँ जो लाइन है वो पोल पॉइंट के ऊपर इंसिडेंस हो रही है। तो यदि पोल पॉइंट के ऊपर इंसिडेंस है तो ये इस प्रकार से चली जाएगी, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल का काम करेगा इस बार, तो ये एंगल आई, ये एंगल आर, और जो लाइट रेडिएशन है वो सिमिलर इस वे में चली जाएगी। तो ये आपने इस पे ध्यान देना है क्योंकि ये इसका पोल पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, पोल पॉइंट। तो अभी हमने ये जो रे डायग्राम के लिए जो 4 हमने रूल्स पढ़े हैं, इनको यूटिलाइज करते हुए हम आगे जो अपनी इमेज फॉर्मेशन होती है उनको हम करते हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। ठीक है, तो वो कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं जो पार्ट फॉर्म करते हैं इमेजनरी स्फीयर का, और उसके बाद उनकी टाइप्स हमने देखी, उसके रे डायग्राम हमने देखे, साइन कन्वेंशन हमने पढ़ी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। फिर उसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, ठीक है, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में हमने पढ़ा। और ये बेसिक जो रूल्स थे अपने फॉर इमेज फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को हमने आज की क्लास के अंदर कवर किया है। तो बाकी जो अपने इमेज फॉर्मेशन होंगी कनकेव कन्वेक्स के लिए वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए।